अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CS403 शार्ट लेक्चर नंबर 19 देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे वो डिस्कस करते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी को और इन्फ्रेंस रूल्स को पढ़ेंगे और फिर नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन जो हमने पिछले लेक्चर के लास्ट में टॉपिक पढ़ा था उसके रिलेटेड है कि नॉर्मलाइजेशन इज द बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी की बेस पे की जाती है। A functional dependency is the type of relationship between attributes। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? ये एक टाइप होती है, रिलेशनशिप होता है बिटवीन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, इसको आगे हम पढ़ते हैं। देखें डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, यहाँ पे डेफिनेशन है इफ ए एंड बी आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन आर। अब हमारे पास क्या है कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आर है जिसमें क्या है ए एंड बी एट्रीब्यूट्स हैं इसकी। ठीक है, वो से दैट बी इज फंक्शन डिपेंड ऑन ए। हम कह सकते हैं कि बी जो है वो डिपेंड कर रहा है ए पे क्योंकि वो दोनों एक ही सेट का हिस्सा है ना। इफ ईच वैल्यू ऑफ ए इज इन आर, अगर ए की हर वैल्यू आर में मौजूद है एंड आर हैज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वांट्स टू बी बी। तो जो इसमें यही चीज है कि ए और बी जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं आर की, और ए की भी वैल्यू आर में मौजूद है, बी की वैल्यू भी आर में मौजूद है, तो इसलिए जो एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो इसके नीचे थोड़े से एग्जांपल देखें। इफ देयर इज द रिलेशन आर विद द एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी, तो इसमें देखें वो कह रहा है कि अगर आपके पास आर में इस तरह से दी गई है एट्रीब्यूट्स, तो इसका क्या मतलब है, ए डिपेंड कर रहा है बी पे, और बी डिपेंड कर रहा है सी पे, सी डिपेंड कर रहा है डी पे, और डी किस पे डिपेंड कर रहा है ई पे। ये इसकी एग्जांपल थी, आप लोगों ने देख लेनी है। किसकी एग्जांपल थी? फंक्शनल डिपेंडेंसी की, यानी कि एक फंक्शन जो है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल देयर इज अ रिलेशन ऑफ स्टूडेंट विद फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। अब ये रियल डाटा वर्ड के हिसाब से एग्जांपल दे दी उन्होंने। विल वो विल एस्टैब्लिश द फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स पे जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे वर्क करती है वो देख लें। ये देखें स्टूडेंट है और इसके एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट पेरेंट्स नेम, और फिर आगे दिया गया है क्रेडिट। ठीक है, इसमें स्टूडेंट आईडी जो है उस पर कौन सी चीजें डिपेंड कर रही है, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का ड्रेस, स्टूडेंट का पेरेंट नेम, स्टूडेंट का क्रेडिट, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड है, स्टूडेंट आईडी पे। स्टूडेंट आईडी जो कि एक प्राइमरी की होती है। ठीक है, अगर स्टूडेंट की आईडी पता ना होगी तो उसका नेम, एड्रेस और वो सारी चीजें बेकार है, क्योंकि ये सारी चीजें तो बहुत से स्टूडेंट की मैच हो रही होंगी, लेकिन एक स्टूडेंट आईडी ऐसी है जो कि मैच नहीं हो रही होगी। अब इससे अगले देखें तो पेरेंट नेम। पेरेंट नेम, अगर स्टूडेंट का पेरेंट नेम जो है वो नहीं पता होगा तो उसके क्रेडिट्स कहाँ से मिलेंगे। तो ये होता है इसका। ठीक है, ये पेरेंट नेम है या फिर और कोई नेम है जिसपे क्रेडिट डिपेंड कर रहे हैं। क्रेडिट हावर जो पेरेंट नेम है यहाँ पे, सॉरी पेरेंट नेम नहीं है, ये है पार्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, आपके सब्जेक्ट का जो नेम ही नहीं होगा तो आप उस पे क्रेडिट्स जो है वो कैसे बताएंगे कि मुझे इस पे इतने क्रेडिट्स मिले हैं या फिर मुझे इस पे इतने क्रेडिट्स लेने हैं। ये पेरेंट नेम नहीं है, ये प्रोजेक्ट पार्टिकुलर प्रोजेक्ट नेम है। ये देखें, ठीक है, नीचे बताया गया है पार्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट के जो हैं वो क्रेडिट्स हैं। इस तरह से डिपेंडेंसी को वाज़ेह किया गया है। आगे है फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड कीज। अब यहाँ पे कीज के हिसाब से जो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज को बयान कर रहे हैं वो वी कैन डिटरमाइन द कीज ऑफ अ रिलेशन आफ्टर सीइंग इट्स फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम डिटरमाइन कीज को डिटरमाइन कर सकते हैं जब उनके फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देखें तो। ठीक है, यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑफ कीज को देखने के बाद हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी कीज जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है। द डिटरमाइंड ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल इन द सुपर की। ठीक है, नीचे इसकी कुछ एग्जांपल दी गई है जहां से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी ये वाली चीज। कि इम्प्लाई आईडी में देखें, आईडी है और इम्प्लाई है, सॉरी इम्प्लाई जो है वो इंटिटी है, उसकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई एड्रेस, और फिर इम्प्लाई का क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, और फिर आगे वही हमारा जो आ गया प्रोजेक्ट आईडी आ गई, और फिर क्या है, प्रोजेक्ट सैलरी। ठीक है,
तो इसमें देखें प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट सैलरी से नीचे देखें तो देखें जो आईडी है ना, एम्प्लॉय की आईडी है, उस पर तीन चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस और एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट जो है एम्प्लॉय का, वो इस पे डिपेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी पे। अगर एम्प्लॉय की आईडी नहीं पता होगी आपको तो किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय का नेम या फिर एड्रेस या फिर डिपार्टमेंट ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एम्प्लॉय आईडी एक ऐसी चीज़ रखी गई है कि जैसे ही आप किसी को एम्प्लॉय आईडी बताएंगे तो वो बता देंगे कि ये फलां एम्प्लॉय की आईडी है, फलां उसका एड्रेस है और फलां डिपार्टमेंट में वो काम करता है। आगे एम्प्लॉयड आईडी पे और फिर ये प्रोजेक्ट आईडी पे क्या चीज़ जो है वो डिपेंड कर रहा है, आपकी सैलरी। एम्प्लॉय आईडी पता है लेकिन ये नहीं पता कि वो उसका प्रोजेक्ट कौन सा है, तो फिर उसकी सैलरी जो है वो फाइंड करना मुश्किल हो जाएगी कि ये जो है प्रोजेक्ट की सैलरी है। अगर प्रोजेक्ट की आईडी पता होगी कि ये प्रोजेक्ट 1 में काम कर रहा है एम्प्लॉय, फिर ही हम उसको प्रोजेक्ट के हिसाब से सैलरी देंगे ना। तो ये इसने उन्होंने इसका बताया है नीचे। अगर ये एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को वेल एंड गुड समझ आ जाएगी। आगे है इन्फ्रेंस रूल्स, इसको जरा पढ़ेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक था ये, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसीज कॉल्ड इन्फ्रेंस। इसमें लिखा हुआ है आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, आफ्टर देयर डिवॉल्वर कैन बी यूज द फाइंड ऑल द एफडीएस लॉजिकली इम्प्लाइज बाय द सेट ऑफ एफडीएस। इसको हम वन बाय वन नीचे पढ़ेंगे जो इन्फ्रेंस रूल्स होते हैं। इसका क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि फॉलोइंग आर द डिफरेंट इन्फ्रेंस रूल्स। आपसे वो पूछ सकते हैं कि डिफाइन डिफरेंट इन्फ्रेंस रूल, तो आपने ये वाले डिफाइन करने हैं, रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन और फिर है ट्रांजिस्टिविटी और फिर हमारे पास है एडिटिविटी, यूनियन और यूनियन इसको कह लें। फिर हमारे पास है डीकम्पोजिशन जिसको प्रोजेक्टिविटी भी कहते हैं। फिर है सिको और ट्रांजिस्टिविटी, ठीक है, ये सीडो ट्रांजिस्टिविटी है, ठीक है। इसको वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या बता रहे हैं, ठीक है। इफ वी हैव ए, ठीक है, अगर वो कह रहा है कि इफ वी हैव ए डिपेंड ऑन बी, ए हमारा डिपेंड कर रहा है बी, देन हम कह सकते हैं कि ए के साथ सी भी लग सकता है और बी के साथ भी सी लग सकता है। अब इसके एग्जांपल देखें नीचे। स्टूडेंट आईडी है ना, डिपेंड कर रही है स्टूडेंट नेम पे, ठीक है। स्टूडेंट नेम जो है सॉरी डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट आईडी पे, तो हम ये स्टूडेंट आईडी के साथ स्टूडेंट एड्रेस भी लिख सकते हैं और स्टूडेंट नेम के साथ भी स्टूडेंट एड्रेस लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है ना स्टूडेंट नेम। तो फिर इसमें जो चीज़ भी डिपेंड कर रही है ना स्टूडेंट नेम के साथ, जो भी चीज़ आएगी वो स्टूडेंट आईडी के साथ ऑटोमेटिकली लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट आईडी पे। अगर मैं स्टूडेंट नेम के साथ स्टूडेंट फोन नंबर लिखूंगा तो वो भी स्टूडेंट एड्रेस में आईडी में मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि ये इस पे डिपेंड करके आ रही है ना। ये जैसा कि ए पे डिपेंड कर रहा है बी, अगर ए खत्म हो जाए तो बी की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ बी के साथ सी लिख दूं तो इसका मतलब है कि ये सी भी ए में मौजूद है, ठीक है। ये उन्होंने बताया ऑगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट। ट्रांजिस्टिव को समझे, इसमें क्या होता है। इसमें कह रहा है कि इफ जो बी जो है वो डिपेंड कर रहा हो ए पे, देन हम कह सकते हैं कि बी डिपेंड कर रहा है सी पे, देन ए डिपेंड कर रहा है सी पे। ये है ट्रांजिस्टिविटी। इसके एग्जांपल देखें तो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी पे स्टूडेंट का नेम डिपेंड कर रहा है, तो स्टूडेंट के नेम पे डिपेंड कर रहे हैं क्रेडिट्स उसके, और क्रेडिट्स जो हैं वो फिर डिपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट आईडी पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बताया कि अगर ए डिपेंड कर रहा है ना बी, तो बी चाहे सी पे करे, चाहे सी आगे डी पे करे, चाहे डी आगे ई पे डिपेंड करें, तो वो यहाँ तक जाएंगे, लेकिन बेसिक तो उनकी यही है ना। तो बेसिकली वो किस पे डिपेंड कर रहे होंगे, ए पे, यानी कि स्टूडेंट आईडी पे ही डिपेंड कर रहे होंगे, ठीक है। ये ट्रांजिस्टिविटी रूल था, इसको जरा समझ लीजिएगा, एमसीक्यूज आते हैं इस तरह के। आगे है एडिटिविटी और यूनियन। यूनियन का जो रूल है इसमें देखें, वो कह रहे हैं कि ए पे डिपेंड कर रहा है बी, हम कह सकते हैं कि ए डिपेंड कर रहा है सी पे, तो सही बात है। अब देखें ए पे डिपेंड कर रहा है बी, बी डिपेंड कर रहा होगा सी पे, तो डायरेक्टली सी भी तो ए पे डिपेंड कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि सी डिपेंड कर रहा होगा बी पे, तो बी किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे। बुनियाद हमारी ए है, तो हम कह सकते हैं कि सी भी ए पे डिपेंड कर रहा है। देन फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो बी और सी है वो दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ए पे डिपेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली ए ही बुनियादी चीज़ है, प्राइमरी की ए ही है जिस पे बाकी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। इसकी एग्जांपल देखें, एम्प्लॉय आईडी दी गई है,
इम्प्लाई नेम है, इम्प्लाई नेम पे क्या चीज डिपेंड कर रही है फिर, इक्वल देन वी कैन राइट इट इज एज, वो कुछ भी हम यहाँ पे लिख दें वो कह रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो इक्वल हमने लिखी होंगी वो किस पे डिपेंड करेंगी, इम्प्लाई आईडी पे ही डिपेंड करेंगी। तो मैं बेसिकली आपको ऊपर तीन हमारे हो चुके हैं, तीनों में यही बताया कि हमारी बुनियाद क्या है, प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या होती है, एक ए को प्राइमरी की यहाँ बता दिया गया और दूसरा इम्प्लाई आईडी एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी थी, सारी चीजें स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड करेंगी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड कर रही हैं, तो मेन चीज पे डिपेंड करेंगी जो उसकी प्राइमरी की होती है। आगे है प्रोजेक्टिविटी आर डी कंपोजिशन का कंसेप्ट। इसको देखें, इफ ए डिपेंड ऑन बी सी देन ए डिपेंड ऑन बी एंड ए डिपेंड ऑन सी, वो चीज ऊपर वाली उल्ट करके दे दी है, ठीक है, डीकम्पोजिशन कर दिया ट्रांजिस्टिविटी की, यहाँ पर सॉरी इसकी यूनियन की। देखें अगर ए बी सी पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि बी भी डिपेंड कर रहा है ए पे और सी भी डिपेंड कर रहा है ए पे, तो ये सिंपल है क्योंकि बी सी दोनों डिपेंड कर रहे हैं ए पे, अगर अलग अलग हो जाएंगे तब भी वो किस पे डिपेंड करेंगे, ए पर ही डिपेंड करेंगे। जैसा कि नीचे एग्जांपल है, इम्प्लॉय आईडी पे दो चीजें डिपेंड कर रही हैं, क्या, इम्प्लॉय का नेम और उसका इक्वल डाटा, जितना इक्वल मतलब जो क्वालिफिकेशन, सॉरी इक्वल पढ़ रहा हूँ मैं इसको, शायद ऊपर भी इक्वल पढ़ा हो, तो ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इम्प्लॉय नेम और इम्प्लॉय क्वालिफिकेशन किस पे कर रही है, क्वालिफिकेशन इसकी डिपेंड है इम्प्लॉय आईडी पे, तो देन वी कैन राइट, हम राइट कर सकते हैं कि इम्प्लॉय आईडी पे इम्प्लॉय का नेम भी डिपेंड कर रहा है और इम्प्लॉय की आईडी पे उसकी क्वालिफिकेशन भी डिपेंड कर रही है, सिंपल है ये भी। आगे है प्सिडो ट्रांजिस्टिविटी, इसको जरा पढ़ेंगे। इसमें वो कह रहे हैं कि इफ ए डिपेंड ऑन बी देन हम कह सकते हैं कि सी और बी दोनों डिपेंड कर रहे हैं डी पे, एंड फिर डी लास्ट में डिपेंड किस पे कर रहा है, ए और सी पे। अब इसके एग्जांपल समझे, यहां से मैं आपको एग्जांपल दूंगा, न्यू जरा फोल्डर ओपन कर लूं इसका। देखें अगर आपके पास एक है, ठीक है, और आगे दो है, ए डिपेंड कर रहा दो डिपेंड कर रहा है एक पे, आगे तीन डिपेंड कर रहा है दो पे, फिर चार डिपेंड कर रहा है किस पे, तीन पे, मतलब जो चार में चीजें मौजूद हैं वो तीन में भी मौजूद हैं, ठीक है, दो में भी मौजूद है, एक में भी मौजूद है। अगर मैं लिख दूं कि वन और तीन डिपेंड कर रहा है, चार इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि तीन में भी वही चीजें मौजूद हैं, एक में भी वही चीजें मौजूद हैं, इसलिए चार जो है इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया है। देखें ए डिपेंड कर रहा है बी पे, और फिर क्या है सी और बी पे डिपेंड कर रहा है डी, तो मतलब डी बेसिकली ए और सी पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि सी में भी वो सारी चीजें मौजूद हैं जो ए में मौजूद हैं, इसलिए दोनों डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, ए और सी पे डी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आगे है नॉर्मल फॉर्म, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ डेटाबेस, देयर आर टू गोल्स ऑफ द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर जो है डाटा को नॉर्मलाइज किया जाता है, नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं, नीचे इसकी एग्जांपल देखेंगे तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसका देखें, a relation in the first normal form if and only if every attribute is single valued for each tuple, हर tuple यानी हर रो के लिए सिंगल वैल्यू होनी चाहिए एट्रीब्यूट्स की, डबल एट्रीब्यूट्स ना लिखी हो किसी भी टपल में तो वो आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। दिस मीन दैट ईच एट्रीब्यूट्स इन ईच रो, एक एट्रीब्यूट्स आपकी ईच रो में आनी चाहिए, ये कहता है कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है। और ईच सेल ऑफ द टेबल कंटेन ओनली वन वैल्यू, या फिर हम कह सकते हैं कि जो टेबल का एक सेल है उसमें जस्ट एक ही वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। कैसे, ये जो एग्जांपल दी गई है ये डिस नॉर्मल फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखें दो वैल्यूज उन्होंने दे दी, एक सेल में दो वैल्यूज दे दी, तो ये तो रॉन्ग है। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे करेंगे, नीचे देखें तो ये नॉर्मल फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, ये सारा डाटा वैसे ही लिख दिया गया, जस्ट क्या है दो सेल बना दिए गए आगे ताकि जो है नॉर्मलाइजेशन हो जाए, ठीक है। ये देखें अब ये नॉर्मलाइजेशन हो गई, दो सेल बना के लहदा लहदा कर दिया, इस वैल्यू को दो रोज बना दी और डाटा जो है वो अलग अलग हो गया, ये नॉर्मलाइजेशन होगी, ठीक है। नो दिस टेबल इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म फॉर एवरी ट्यूपल देयर इज द यूनिक वैल्यू, वो कह रहे हैं कि ये जो है टेबल नॉर्मलाइजेशन को जो है वो फॉलो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हर वैल्यू जो है वो यूनिक है, ठीक है। आगे देखें सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में देखें वही चीज होती है, रिलेशन इज द सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ, ये 2NF MCQs आ रहे हैं इसके, ठीक है, तो 2NF किसको कर रहा है,
ये फुली फंक्शनैलिटी डिपेंड ऑन की को कर रहा है, ठीक है, इसको याद रखना है। एमसीक्यूज आ रहा है बुक्स इसमें मिड टर्म में भी और फाइनल में भी। इफ एंड इफ द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आर ऑल द नो की नॉन की, ठीक है, एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंड ऑन द की, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्या से सेकंड नॉर्मल फॉर्म होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही था, कंप्लीट हुआ हमारा लेक्चर नंबर जो है आई थिंक 19 था, सॉरी। तो मज़ीद लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।